Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 4th of October. So let's start the day with the first important topic and that is प्रोजेक्ट उद्भव। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय आर्मी में स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। तो किसने स्टार्ट किया है? भारतीय आर्मी ने। इसका नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट उद्भव। अब ये क्या करेगा जी? तो ये रीडिस्कवर करेगा जो भी भारत का हेरिटेज है, फिर चाहे वो स्टेट क्राफ्ट में हो या फिर स्ट्रैटेजिक थॉट्स में हो, जो कि इंडियन जो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं स्टेट क्राफ्ट के, वॉर क्राफ्ट के, डिप्लोमेसी के और ग्रैंड स्ट्रैटेजी के, उसको हम कहीं ना कहीं मतलब इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली एक डिफेंस थिंक टैंक है, यानी कि पुरानी चीजों को हमको वापस से लाना है, इंडिजिनसली हम इन चीजों को आगे बढ़ा सके विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट टेक्नोलॉजी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय आर्मी। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इसको स्टार्ट किया गया 2021 में बाय द इंडियन आर्मी, जहां पे हमने देखा कि वो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ में है। इसका एम है कि इंडिजिनस स्ट्रैटेजिक वोकैब्युलरी को प्रमोट करना, जहां पे भारत का मल्टीफेसेटेड फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल टेपेस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका ओवरऑल एम है इंटीग्रेट करना एज ओल्ड विजडम को मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी के साथ में। ये इनिशिएटिव रीडिस्कवर करेगा भारत का जो हेरिटेज है, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फोकस होगा कि किस प्रकार से हम इंडिजिनस मिलिट्री सिस्टम्स को प्रमोट करें, हिस्टोरिकल टेक्स्ट को, रीजनल टेक्स्ट को और किंगडम्स वगैरह को, थीमेटिक स्टडीज को, और साथ साथ में कौटिल्य के जो स्टडीज है, क्योंकि कौटिल्य का जो वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से उन चीजों को भी हम साथ में लेकर के चल सकें। और ये पायनियरिंग इनिशिएटिव जो है वो इंडियन आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी और वॉरफेयर में हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टी एक्सपोर्ट्स। तो जो टी बोर्ड है बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। बेसिकली टी बोर्ड आपको कलकत्ता में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री कौन सी है? तो कॉमर्स है, जिसके मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब हैं। बिलीव्स कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं री इमेजिन करें एक्सपोर्ट्स को, ताकि वो जो बल्क से मतलब ब्रांडेड पैकेज्ड फॉर्मेट पे आ सके। अब अगर हम देखें स्टेप्स कि किस प्रकार से बूस्ट किया जाएगा टी एक्सपोर्ट्स को, तो पहला बात तो एक नोडल एजेंसी बनाया जाएगा, सेपरेट नोडल एजेंसी बनाया जाएगा टी को प्रमोट करने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ में इंसेंटिवाइज किया जाएगा वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को, जहां पर कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो इवन मतलब जरूरत पड़ने पर कैश को एज अ कंपेंसेशन सपोर्ट भी रखा जाएगा। फिर टैपिंग स्टार्टअप्स में आप बात कर लोगे तो स्टार्टअप्स जो कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं वैल्यू एडेड फॉर्मेट, उनको भी फ्रंट एंड से प्रमोट किया जाएगा एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसे प्लेयर्स को। तो ये कुछ आप की पॉइंट्स हैं जो आप मेंस में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात कर लो टी कल्टीवेशन, अब प्रीलिम्स में किस टाइप के सवाल होंगे, तो ये एक एग्जांपल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, जिसको हम कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं, और इसको इनिशियली ब्रिटिशर्स ने ही भारत में लाया था। अच्छा, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए? तो टी प्लांट जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, मतलब बेसिकली ये आप देखोगे इक्वेटर है तो ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल वाला रीजन है, और ये सब ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, जहां पे डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होगा, जो ह्यूमस में भी रीच होगा और ऑर्गेनिक मैटर में भी। इसी के साथ साथ में यहाँ पर वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, जो कि बेसिकली पूरे साल हो, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट टू वार्म एंड मॉइस्ट, यही कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स को आप मार्क कर लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बनाते चलिए। फ्रीक्वेंट शावर्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए पूरे साल, ताकि टेंडर लीव्स ग्रो कर सके। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब लेबर की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर अबंडेंट और चीप और स्किल्ड लेबर की जरूरत है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आप देखोगे असम टॉप पे है, फिर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के, इसी के साथ साथ में तमिलनाडु, केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। अच्छा, हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? तो सबसे पहले रशिया है, फिर यूएई है, ईरान है, जो 46% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप टी एक्सपोर्टर्स में, तो किस प्रकार से आपको पूरा का पूरा फिगर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो हाल ही में भारत रिटेन किया अपना 40वां स्थान। लेटेस्ट जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको रिलीज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने पब्लिश किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत का स्थान फिर से 40 है, मतलब लास्ट ईयर भी 40 था और इस बार भी 40 है। तो इनोवेशन के फील्ड में हम ये पायदान पर रहे हैं। अब ग्लोबल रेफरेंस अगर हम देखें तो ये मेजर करता है इकोनॉमी का इनोवेशन सिस्टम परफॉर्मेंस, और ये दर्शाता है 2023 का कि मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज में, मतलब विश्व में 132 इकोनॉमीज को देखा गया है, और टॉप 100 जो साइंस और टेक पे फोकस करते हैं।
तो यहाँ आप देखोगे इसमें 80 इंडिकेटर्स हैं, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 80 इंडिकेटर्स आप ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, जिसके बाद स्वीडन है, यूएसए है, यूके है और सिंगापुर है, ठीक है। तो ये टॉप 5 है, आप फर्स्ट याद रख सकते हैं स्विट्जरलैंड। अच्छा, भारत का परफॉर्मेंस का अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत राइजिंग ट्रैजेक्टरी पे है, मतलब हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आप देखोगे तो 81 पे हम थे 2015 में, और 2023 में सीधा 40, मतलब कि ऑलमोस्ट हम 50% से कम कर चुके हैं पिछले 8 सालों में। अब इसका रीजन क्या है, तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखाया जा रहा है भारत के द्वारा, क्योंकि हम नॉलेज कैपिटल बन रहे हैं, इसी के साथ साथ में वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है पब्लिक और प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पीपीपी मोड पे, और ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी ग्रोथ होगा तो पब्लिक और प्राइवेट के एक साथ होने पे ही होगा। भारत का टॉप रैंकिंग भी आप देखोगे, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर वो 5th पायदान पे है, क्योंकि हम आईसीटी में बहुत अच्छे हैं। वेंचर कैपिटल में भी हम 6वें पायदान पे हैं, जब कैपिटल रिसीव किया जाता है स्टार्टअप्स के द्वारा। फिर ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर भी हम 11th पोजीशन पर हैं, और ग्लोबल कॉर्पोरेट R&D में तो यहाँ पर भी हम 13th प्लेस पे हैं। अच्छा, भारत जो है वो टॉप पोजीशन को रिटेन किया है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में, तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, जहाँ पे सेंट्रल और साउथ एशियन रीजन है। तो यूपीएससी में जब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होगा वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, तो वहाँ पे जनरली हम सोचेंगे 40वां पायदान तो था, लेकिन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में भारत फर्स्ट पे है। तो वर्ल्ड्स 5 बिगेस्ट साइंस एंड टेक क्लस्टर्स में आप देखोगे ईस्ट एशिया में, तो बेंगलुरु आपको देखने को मिल जाएंगे, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये जो क्लस्टर्स हैं वो भारत के कहीं ना कहीं इवन वर्ल्ड के 5 बिगेस्ट साइंस एंड टेक में आते हैं, जो कि मतलब ईस्ट एशिया वाले रीजन में है, जो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। अब वीपो की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर भी सवाल हो सकता है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, यूएन की है जी। तो सवाल होता है स्टेटमेंट बेस में कि ये यूएन की बॉडी है, तो आपको ध्यान रखना है वीपो यूएन की ही बॉडी है, जिसको बनाया गया 1967 में, ताकि ऐसे एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके जहां से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और भारत इसको ज्वाइन किया 1975 में, ठीक है। पैलेस्टाइन इसका परमानेंट ऑब्जर्वर है, और इसका हेडक्वार्टर्स है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बिहार को उसका दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है कैमूर जिला में। तो बिहार जो है वो तैयार है अपना दूसरा टाइगर रिजर्व का स्वागत करने के लिए कैमूर जिले में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, जो कि वर्ष 2024 के शुरुआत में या फिर इसी वर्ष तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसके बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्लेन्स का इलाका है और प्लेटू वाला रीजन है, तो दोनों ही पार्ट्स हैं। एस्टैब्लिश किया गया 1979 में, जो डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप्स के लिए, रेयर फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। बाकी आप फोना पढ़ सकते हो कि जो स्लॉथ बेयर है, चीतल है, संबर है, वाइल्ड पिग, तो ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, और चौसिंघा वगैरह जो 4 हॉर्न एंटेलोप है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे फ्लोरा में तो खैर है, पान में यूज किया जाता है, और फिर पालस है। जोग्राफिकल स्प्रेड में आप देखोगे तो कैमूर और रोहतास जो जिले हैं, कैमूर में हिल्स भी है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट और फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट और फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, और इसी के साथ ये जुड़ा होगा चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और इसका लिंक होगा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और पन्ना लैंडस्केप मध्य प्रदेश में, मतलब यूपी और एमपी के साथ जुड़ा हुआ होगा। और ये कहीं ना कहीं बाकी जो रीजन से आप देख सकते हो कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रानीपुर, वहां तक इसको कनेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, एनटीसीए की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से लाया गया 1972 के, और कब लाया गया तो 2005 में। किसके रिकमेंडेशंस पे, तो टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन में। टाइगर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे विश्व में भारत में, और भारत में मध्य प्रदेश में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा बलोचिस्तान। तो एक सुसाइड अटैक आपको देखने को मिलेगा मास्तुंग डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान के, जो कि बलोचिस्तान का प्रोविंस का ही पार्ट है, उसमें एटलीस्ट 53 लोग जो है वो मारे गए हैं, और 70 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं 29 सितंबर के हिसाब से। तो अपने आप में आप देखोगे बलोचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है एरिया वाइज, और इसी के साथ साथ में एरिड डेजर्ट प्लेन्स हैं और माउंटेन रेंजेस है, सुलेमान और तोबा ककर रेंजेस। तो सुलेमान आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको ब्लडी इंसर्जेंसीज आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे ब्रूटल स्टेट का रिप्रेशन है, क्योंकि बलोच जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो 1948 से चाह रहे हैं कि उनको एक इंडिपेंडेंट या तो नेशन बना दिया जाए या फिर वो अलग हो जाए, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, जिसको लेकर के लगातार उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी है।
और कई बार वो वायलेंस में तब्दील हो जाता है। नाउ ग्वादर पोर्ट जो है वो पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो कि अपने आप में पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीपेक जो है ये पाकिस्तान के बलोचिस्तान से भी जा रहा है, इसीलिए बलोच पीपल जो है वो कई बार चाइनीज अथॉरिटीज के ऊपर भी बॉम्बिंग्स कर देते हैं, और इसके बाद में आप देखोगे तो वो इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने देना चाहते, बिकॉज ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है वो 65 मिलियन का, आप देखोगे कि ओवरऑल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि 65 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद कोई भी हित नहीं हो रहा है उन लोगों का, तो इस वजह से वो इसके अगेंस्ट में है। और ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ऑयल वगैरह, तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसको गंवाना नहीं चाहता, और इसी एक्सप्लोरेशन के लिए चाइना जो है वो हेवीली इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ये आप पूरा का पूरा मैप देखोगे किस प्रकार से है चीज़ें। तो यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा, और आगे ये चाबहार पोर्ट वगैरह, जो मुंबई से भारत हम चाबहार पोर्ट को भी डेवलप कर रहे हैं, और आगे हम अफगानिस्तान से इवन दिलाराम जरान हाईवे तक भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा करंट अफेयर से था। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और बाकी भी चैनल पर वीडियोस हैं तो आप जाकर के चेकआउट करते रहिए और वीडियोस को पूरा देखते रहिए। कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, और लाते हैं हम आपके लिए ग्रेट कंटेंट, बस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।